नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का पीटीआई पाठशाला ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आपके सामने आशीष आर्य। मित्रों, आप जानते हैं कि आपका ये जो पीटीआई जो सिलेबस है, इस पीटीआई सिलेबस में आपके जो एक यूनिट है जो किन्सियोलॉजी का है, इसमें साथियों आप कुछ गति विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे और कुछ थोड़ा सा यहाँ पर फिजियोलॉजी से संबंधित बातें दी गई है, जिसमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है कोशिका। कोशिका को आप अंग्रेजी में साथियों सेल कहते हैं। सेल कई प्रकार के होते हैं साथियों, हम उन सेलों के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम शरीर के सेल की बात कर रहे हैं जिसे आप कहते हैं कोशिका। राइट, तो आज हम साथियों कुल मिलाकर के जो बात करेंगे वो कोशिका टॉपिक को हम स्टार्ट करने वाले हैं। किसको भाई? कोशिका को। और कोशिका जो है इसको आप कहेंगे सेल। कोशिका को ही आप क्या कहते हैं? सेल कहते हैं। आशा करता हूं ये जो पॉइंट आपने लिखा है, आप पहले से ही इसके बारे में कहीं ना कहीं जानकारी आपने जुटाई होगी। राइट, लेकिन वो तमाम जानकारियां जो अपने लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं, क्या वह हमें पता है या नहीं है? अगर पता है तो वेरी वेल, बहुत अच्छी बात है, और नहीं पता है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। ये भी अच्छी बात है कि आपको पता नहीं है, अब आपको बता दी जाएंगी। देखिएगा, आज से पहले आपके किसी भी स्टेट की अगर मैं पीटीआई की बात करूं और वहां पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या थर्ड ग्रेड अगर आपका एग्जाम हुआ है और वहां पर आपके सिलेबस में यदि कोशिका से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको निश्चित रूप से आज की जो क्लास होगी इसमें से आया हुआ मिला है, और आगे भी कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन आए तो आपको इसी क्लास से जो आप सेल पढ़ रहे हैं, आशीष सर के द्वारा जो क्लास पढ़ रहे हैं, इसके बारे में आप अच्छे से देख पाएंगे कि यहाँ पर सर हमने जो चीजें पढ़ी हैं वहीं से क्वेश्चन आ रहा है। राइट, तो देखिएगा मित्रों, सबसे पहले सभी बच्चों के मन में एक बहुत उत्सुकता रहती है कि सर कोशिका क्या होती है, कोशिका के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। साथियों, क्या कभी कोशिका को आपने अपनी नग्न आंखों से देखा है? अब कई बच्चों के मन में आ रहा है कि जी हाँ, हमने देखा है। कहाँ देखा है? कक्षा 6, 7, 8 की बुक में जो साथियों आपको कोई जंतु कोशिका, पादप कोशिका या न्यूरॉन कोशिका का डायग्राम लिखा हुआ मिला होगा, राइट, या बना हुआ देखा होगा, जिसमें आपने कहीं ना कहीं छोटी छोटी रेखाएं देखी होंगी। राइट, इन्हीं को अपन क्या कहते हैं? कोशिका। लेकिन एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, कोशिका को हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं। तो कोशिका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में आप जानिएगा। देखिएगा, आप जहां तक हैं मुझे मालूम है आप जानते हैं कोशिका के बारे में। देखिएगा, आपने नाम सुना है शुक्राणु। क्या नाम सुना है भाई? शुक्राणु। शुक्राणु को आप कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं भाई? स्पर्म कहते हैं। राइट, और आपने नाम सुना होगा अंडाणु। क्या नाम सुना होगा भाई? अंडाणु नाम सुना होगा, और अंडाणु को आप प्यार से कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं बेटा? ओवम कहते हैं। क्लियर? तो ये भी क्या है? कोशिका है। ये अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं देती हैं, लेकिन इनको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखें तो ये अपने को बड़ी आसानी से दिखाई देती हैं। राइट, तो देखिएगा, ये भी कोशिका है और ये भी क्या है भाई? कोशिका है। शुक्राणु और अंडाणु। मैं आपको बता दूं, अगर शरीर की सबसे छोटी कोशिका के बारे में बात करी जाए तो आप कहेंगे शुक्राणु, और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका के बारे में बात करी जाए तो कौन होगा? अंडाणु। राइट, तो देखिएगा भाई, आपके सामने ये मान लीजिएगा यहां पर कौन है भाई? सर शुक्राणु है, और ये यहां पर कौन है? सर ये अंडाणु है। राइट, तो देखिएगा, ये जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, ये जैसे ही दोनों एक दूसरे के पास आते हैं, अभी तक आपको मालूम होना चाहिए ये दोनों क्या हैं? युग्मक हैं।
ये क्या है भाई, युग्मक है। युग्मक बोले तो आप इनको कहेंगे गैमेट। क्या कहेंगे भाई, गैमेट। जो मेरे साथ में इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी बैठे हैं उनको भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि हम सर हिंदी के हैं या अंग्रेजी के हैं, तो बोथ मीडियम में ही हम क्या कर रहे हैं भाई, बात कर रहे हैं, राइट। तो आपको ये सभी इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको ध्यान रखना है। जैसे ही ये शुक्राणु और अंडाणु दोनों एक दूसरे के पास आते हैं तो ये पास आएंगे भाई, और इनमें होगा यहां पर फर्टिलाइजेशन। क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन को आप हिंदी में क्या कहते हैं सर, हम हिंदी में इसको कहते हैं निषेचन। क्या कहते हैं भाई, निषेचन। अब ये जो निषेचन है, इससे मित्रों जब इनके बीच में निषेचन हुआ तो एक संरचना बनी। क्या बनी भाई, एक संरचना बनी, और इस संरचना को आपने देखा कि सर ये जो संरचना है ये बना भाई युग्मनज। क्या बना भाई, युग्मनज। युग्मनज को आप क्या कहेंगे सर, हम कहेंगे जाइगोट। क्या कहेंगे भाई, जाइगोट कहेंगे, राइट। क्या कहेंगे, जाइगोट कहेंगे। अब देखिएगा ये जो संरचना आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये साथियों संरचना एक अंतः निषेचन के बाद में बनती है। क्या भाई, अंतः निषेचन के बाद में बनती है, राइट। इसकी बनने की जो प्रोसेस है हम आगे जब शरीर के सिस्टम्स पढ़ेंगे, आपके सिलेबस में भी साथियों यहां पर दे रखा है रिप्रोडक्शन सिस्टम, जिसे आप कहेंगे पाचन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम सॉरी, जिसको आप यहां पर प्रजनन तंत्र कहेंगे। मेरे माइंड में थोड़ा सा विपरीत पॉइंट चल रहा था, राइट। तो इसको आप प्रजनन तंत्र कहेंगे, पाचन तंत्र नहीं कहेंगे। किसको भाई, रिप्रोडक्शन को। अब देखो मित्रों यहां पर एक छोटा सा पॉइंट, अगर यह युग्मनज यहां पर है तो स्वाभाविक सी बात है भाई, इस युग्मनज से निर्माण होगा किसका सर, भ्रूण का निर्माण होगा, जिसे आप क्या कहेंगे, एम्ब्रियो, राइट। और यह जो है फेलोपियन ट्यूब के माध्यम से साथियों कहां पर, यूट्रस, जिसे आप क्या कहते हैं, गर्भाशय कहते हैं। गर्भाशय साथियों जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें एक मूलभूत लक्षण होता है, अगर किसी प्राइमेट्स में गर्भाशय है तो ये उसकी एक बहुत बड़ी पहचान होती है कि वह प्राइमेट्स है। तो प्राइमेट्स में गर्भाशय का पाया जाना एक मूलभूत लक्षण होता है। तो देखिएगा साथियों आपके सामने एक संरचना आएगी यहां पर, जिसे आपने जरूर देखा होगा। कहां देखा होगा आपने, रिप्रोडक्शन टॉपिक में देखा होगा। कहां पर देखा होगा भाई, रिप्रोडक्शन सिस्टम टॉपिक में देखा होगा। रिप्रोडक्शन सिस्टम बोले तो साथियों आप कहेंगे प्रजनन तंत्र। क्या कहेंगे भाई, प्रजनन तंत्र कहेंगे। ये जो आपको संरचना यहां पर दिखाई दे रही है ये किसकी है भाई, ये गर्भाशय की है। किसकी है भाई, गर्भाशय की। और इस गर्भाशय के भी साथियों आपको कई सारे पार्ट देखने को मिलेंगे, जिनको हम यहां पर धीरे धीरे पढ़ते हुए समझते हुए चलेंगे, राइट। आशा करता हूं यहां तक आपको जो भी बातें मेरे द्वारा बताई गई हैं वो सभी समझ में आ रही हैं, राइट। मैं चाहता तो एक लाइन में ही आपको कोशिका की परिभाषा को बता करके आगे चल चुका होता, राइट। तो देखो यहां पर ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है ये क्या है भाई, यूट्रस है, और यह आपको मादा या फिर फीमेल में देखने को मिलता है। अब देखिएगा ये जो आपको संरचना दिखाई दे रही है इसको हम क्या कहते हैं भाई, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, फेलोपियन ट्यूब कहते हैं। लिख देता हूं यहां पर फेलोपियन ट्यूब। क्या कहोगे, फेलोपियन ट्यूब कहोगे। और यहां पर ये जो संरचना आपको दिख रही है ये होता है भाई फिम्बरी। क्या होता है भाई, फिम्बरी होता है। इसको मैं पीटी लिख देता हूं, राइट। इसको मैंने क्या लिख दिया, फिम्बरी लिख दिया। क्या लिख दिया भाई, फिम्बरी। और यहां पर एक छोटी सी संरचना होती है, इस संरचना को आप कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं भाई, इस्थमस कहते हैं। ध्यान रखेंगे, क्या कहेंगे भाई आप, इसको इस्थमस कहेंगे। और आप जानते हैं इसी यूट्रस के अंदर यहां पर एक संरचना साथियों पाई जाती है, जिसे आप यहां पर क्या कहते हैं भाई, आप कहते हैं सर ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये कौन है, वो छोटी सी संरचना है, युग्मनज है, जिससे आपने ये संरचना देखी है, राइट। तो इसको भाई आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिएगा यहां पर एक लिक्विड सा भरा रहता है, इस लिक्विड को भाई आप क्या कहेंगे सर, एमनियोटिक लिक्विड कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, एमनियोटिक लिक्विड। यहां पर लिख देता हूं एमनियोटिक लिक्विड लिख देंगे इसको, है ना।
ये भी आपको ध्यान रखना है। और आपको बता देता हूं, ये जो आपको एक संरचना यहां पर दिखाई दे रही है, इसको आप कहते हैं अपरा। अपरा बोले तो आप क्या कहते हैं, प्लेसेंटा कहते हैं। इसको क्या कहते हैं भाई, प्लेसेंटा कहते हैं, राइट। इसी से जो माता जो भी भोजन ग्रहण करती है, जो भी साथियों पोषक तत्व ग्रहण करती हैं, फल के द्वारा, भोजन के द्वारा, किसी पेय पदार्थ के द्वारा, वो सभी जो इस बच्चे तक पहुंचते हैं वो किसकी सहायता से पहुंचते हैं सर, इस प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचते हैं, इस अपरा के माध्यम से पहुंचते हैं। साथियों ध्यान रखिएगा, जब अपने शरीर में जो एक पीयूष ग्लैंड होती है, कौन सी ग्लैंड होती है, पीयूष ग्लैंड होती है। ये पीयूष ग्लैंड, इसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। और ये जो पीयूष ग्लैंड है, आप जानते हैं कई सारे हार्मोन्स है ना रिलीज करती है, जिसमें एसटीएच है जिसे आप सोमेटोट्रोपिक हार्मोन कहेंगे, टीएच है थायरोट्रोपिक हार्मोन कहेंगे, एसीटीएच है एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन कहेंगे, एलटीएच है लैक्टोट्रोपिक हार्मोन कहेंगे, जीटीएच है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन कहोगे, ऑक्सीटोसिन का नाम सुना होगा, रिलैक्सिन का नाम सुना होगा। इससे कई सारे हार्मोन निकलते हैं। यह एक एंडोक्राइन ग्लैंड है। आप ये भी जानते हैं कि मां के पेट में ये जो भ्रूण पल रहा है, राइट, ये धीरे धीरे साथियों एक बच्चे में परिवर्तित हो जाता है। और माता के शरीर में साथियों यह जो बच्चा है, यहां पर इस गर्भाशय में यह कुल, अगर मैं इसकी अवधि की बात करूं तो साथियों 9 माह यानी 270 दिन यहां पर रहता है। जैसे ही साथियों इसका गर्भकाल पूर्ण होता है तो जो पीयूष ग्रंथि है, इससे एक हार्मोन रिलीज होता है। इस हार्मोन का नाम आप शायद जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन रिलीज होता है भाई, ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। और ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन क्या करता है, ये जो गर्भाशय है जिसे आप यूट्रस कह रहे हैं, इस यूट्रस की मांसपेशियों में संकुचन पैदा करता है। क्या करता है भाई, संकुचन पैदा करता है, जिसके कारण से क्या होता है कि गर्भाशय की मांसपेशियां संकुचित होती है, और माता जो होती है इसको पास्चुरेशन पेन होता है, जिसे हम प्रसव पीड़ा कहते हैं। और प्रसव पीड़ा के दौरान क्या होता है कि मादा के यूट्रस के अंदर ये जो एमनियोटिक लिक्विड या यहां पर लिक्विड नुमा जो संरचना भरी होती है, ये रिलीज होने लगती है, और धीरे धीरे वेजाइना जो है इसका मुख खुलने लगता है। जैसे ही ये मुख 3 से साथियों 8 या 10 सेंटीमीटर तक खुलता है, तो निश्चित रूप से ये घोषणा कर दी जाती है कि इस माता को ये बच्चा अभी पैदा होने वाला है। वो डॉक्टर लोग टाइम दे देते हैं। ये अवधि जो है, गर्भकाल की जो अवधि है माता के अंदर बच्चे की, इसमें ये टोटल कितनी होती है, ये लगभग 270 से 284 दिन होती है, राइट। वो है 14 दिन, जिसे आप रजोनिवर्ती चक्र या मेंस्ट्रुअल साइकिल के नाम से जानते हैं, मासिक चक्र के नाम से जानते हैं, वो जोड़ दिए जाते हैं, जिसमें साथियों माता के शरीर में आपको अंडाणु बनता हुआ दिखाई देता है, यानी बनता है, राइट। इतनी सी बात अपने को ध्यान रखनी है। तो जो संरचना अपनी नग्न आंखों से दिखाई नहीं दे रही थी, उससे भाई किसका निर्माण हो गया सर, यहां पर एक बच्चे का निर्माण हो गया। तो यहां पर कुल मिलाकर के एक छोटी सी परिभाषा निकल करके आती है। कोशिका क्या है, कोशिका सजीवों की सबसे छोटी मतलब आप कह सकते हैं स्मॉलेस्ट। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, स्ट्रक्चरल एवं फंक्शनल यूनिट है, राइट। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं क्या, एरो बनाएंगे और मेरे साथ साथ लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कोशिका, कोशिका मतलब सेल, कोशिका सजीवों की, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, सजीवों की सबसे छोटी को आप लिखेंगे स्मॉलेस्ट। कोशिका सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक फंक्शनल, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल इकाई या यूनिट है।
कोशिका क्या है भाई? सर यह है सजीवों की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। आशा करता हूं स्टूडेंट यहां तक आपने इससे पहले जो लाइन समझी है ये अब आपको बहुत अच्छे से समझ में आई है। चलते हैं भाई थोड़ा सा आगे। अब देखिएगा एक बहुत फेमस क्वेश्चन है साथियों, जब आप कोशिका पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से एग्जामिनर के जहन में एक क्वेश्चन उठता है और मन भी करता है विद्यार्थी से पूछने का। वो क्वेश्चन क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका जवाब तो आलिया भट्ट भी दे देती है, राइट? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि सर कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है? यह क्वेश्चन कई बार एग्जामिनर के जहन में आता है और पहले आपको जो एग्जाम हुए हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में आपको यह क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आप इसको भी लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ सेल या फिर कोशिका का अध्ययन। कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन या स्टडी ऑफ सेल। तो इसको आप कहेंगे साइटोलॉजी। क्या कहोगे भाई? सर साइटोलॉजी कहोगे, राइट? अब एग्जामिनर के जहन में क्वेश्चन ये भी आता है, एग्जामिनर के जहन में क्वेश्चन ये भी आता है कि ये जो साइटोलॉजी है इसके जनक या पिता कौन है? इसके जनक या पिता कौन है? तो इसको भाई आप बहुत अच्छे से ध्यान रखना। एक फेमस क्वेश्चन बनता है यहां से कि फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी जो है इसके पिता कौन है? इसको ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेना है, राइट? तो यहां पर लिखेंगे रॉबर्ट हुक। क्या लिखोगे भाई? सर रॉबर्ट हुक लिखोगे आप, राइट? और कोशिका के खोजकर्ता भी आप जानते हैं इन्हीं को माना जाता है। कोशिका के क्या है? ये खोजकर्ता भी है, राइट? चलो भाई अब देखिएगा ये बहुत सिंपल सी बात है जो आज नहीं पूछी जाएगी। ये आज से जो 5 से 6 साल पहले, 8 साल पहले जो एग्जाम हुआ करते थे उनमें ये सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता था, लेकिन आज ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो आज क्वेश्चन कैसा बनेगा वो आपसे कहेंगे फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी। साथियों जो आधुनिक कोशिका है या आधुनिक कोशिका विज्ञान है इसके जनक कौन है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में साथियों आप कमेंट जरूर दें। आपकी जो भी मनसा है, आप जो भी लिखना चाह रहे हैं जरूर आंसर दें, राइट? और देखिएगा इसके बाद में मेरी तरफ से आपको एक बहुत प्यारा क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं जो कि यह है कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी या भारतीय साइटोलॉजी के बारे में बात कर ले कि कौन है, तो इसका भी आपको आंसर देना है या फिर मेरे द्वारा बताया जा रहा है इसको आपको याद रखना है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको गिफ्ट में देके जा रहा हूं मित्रों, इसको आप लिख लीजिएगा। भले ही चाहे आपने कोशिका पहले पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो, अगर पढ़ी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी है तो भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन अब पढ़ लीजिएगा, यह सबसे अच्छी बात होगी। तो देखिएगा लिखो इस बात को आप, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी लिखो भाई आप इसको, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी, फादर ऑफ मॉडर्न साइटोलॉजी अर्थात आधुनिक जो कोशिका विज्ञान है इसके जनक कौन है? तो यहां पर लिखोगे भाई आप सीपी स्वानसन। किनका नाम लिखोगे? सीपी स्वानसन लिखोगे। क्या नाम लिखोगे? सीपी स्वानसन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा भारतीय साइटोलॉजी के जनक कौन है? लिख देता हूं भारतीय साइटोलॉजी, भारतीय साइटोलॉजी के जनक। आशा करता हूं इसका आप जवाब दे पाएंगे। इसका नाम है डॉक्टर AK शर्मा, डॉक्टर अरुण कुमार शर्मा जी यहां भारतीय साइटोलॉजी के जनक हैं। क्लियर? ये
तीनों चारों पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं ये सारे स्टार मार्क योग्य हैं, इनको स्टार मार्क कर लीजिएगा। हो सकता है कि इन दो में से एक का आपको पेपर में दर्शन करना पड़े। क्लियर? चलो यहां तक बात समझ में आती है। फिर कई बार क्या हुआ है एग्जाम में एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर आपसे थोड़ा सा कोशिका का जो इतिहास है, कोशिका की जो हिस्ट्री है, इसके बारे में जानना चाहता है कि भाई बच्चे ने अगर कोशिका टॉपिक पढ़ा है तो कहीं ना कहीं कोशिका के इतिहास के बारे में जरूर बात करी होगी। अब वो आपकी भी परीक्षा लेता है और हमारी भी परीक्षा लेता है। आपसे पहले हमारी परीक्षा होती है, क्या शिक्षक ने उनको कोशिका के इतिहास के बारे में जानकारी दी है या नहीं दी है। तो चलिएगा विद्यार्थियों, अपन दोनों की ही बात कर लेते हैं। हमारे दोनों का ही टेस्ट हो रहा है, राइट? तो वो टेस्ट क्या है, कोशिका के इतिहास से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इनके बारे में मैं आपसे बात करता हूं। चलिएगा, तो अब एक छोटा सा टाइटल लगाएंगे आप, हिस्ट्री ऑफ सेल या कोशिका का इतिहास। लिख देता हूं मैं, आप भी मेरे साथ में लिख लीजिएगा। हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास। कोशिका के इतिहास में सबसे पहली बात आपको यह जाननी है, कई बार आप क्वेश्चन करते हैं जीवित कोशिका की खोज किसने करी है, मृत कोशिका की खोज किसने करी है, ये बातें करते हैं कि नहीं? जी सर हम करते हैं। तो भाई सबसे पहले अपन कोशिका के बारे में थोड़ी सी बात और जानते हैं। देखिएगा, कोशिका के जो डिस्कवरर हैं, डिस्कवरर ऑफ सेल, डिस्कवरर ऑफ सेल, ध्यान से सुनिएगा। आप एक ही नाम लिखते हैं, क्या लिखते हैं भाई? रॉबर्ट हुक लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई? रॉबर्ट हुक लिखते हैं। यस, ये कोशिका के क्या है भाई? खोज करता है सर। कोशिका के क्या है? खोज करता। अब अगली बात यह आती है कि इन्होंने जो कोशिका की खोज करी है वो किस में करी है, वो किसमें करी है? तो इन्होंने करी है भाई सर कोर्क। कोर्क एक अंग्रेजी वर्ड है और इसी को आप हिंदी में लिखते हैं छाल। क्या लिखते हैं भाई? छाल लिखते हैं। तो ये कोर्क या छाल, कई बच्चे यहां पर जब नाम लिखते हैं तो उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बता देता हूं। देखिएगा भाई, यहां पर आपके सामने एक प्लांट बना है। एक क्या बना है भाई? प्लांट। आप जानते हैं कि जमीन से नीचे ये जो भाग है, आप इसको नाम देते हैं कि सर ये क्या है? रूट्स हैं, जड़ें हैं। ये वाला जो पार्ट है इसको आप स्टेम कहते हैं और ये जो भाग है ये इसका लीफ वाला भाग है, राइट? ये इसका क्या है? लीफ वाला भाग है। तो ये जो स्टेम आपको दिखाई दे रहा है, इस स्टेम के ऊपर भाई आपको एक परत दिखाई देती है, राइट? इसी को आप नाम देते हैं यहां पर कोर्क। क्या नाम देते हैं भाई? कोर्क, राइट? अब ये जो प्लांट है ना, इसका नाम याद रख लेना। हो सकता है एग्जामिनर का दिमाग, आप फर्स्ट ग्रेड में बैठे हैं, फर्स्ट ग्रेड आप पीटीआई का पेपर दे रहे हैं, तो निश्चित रूप से मान के चलिएगा जब आपको फर्स्ट ग्रेड वो टीचर बना रहा है, राइट, पीटीआई बना रहा है, तो ऐसे तो है नहीं कि भाई ले ये ले जा पेपर और तू जा सारे सवाल कर ले जो तेरे को आते हैं ना वो ही दिए। वो पेपर देगा आपको जो आपको 40% तो पेपर आता है, लेकिन 60% पेपर में हवा भी नहीं लगने वाली है। क्या भाई? हवा भी नहीं लगने वाली। आप जानते हैं जब हम मटका खरीदने जाते हैं, कच्चा मटका जो होता है पानी के लिए, राइट, तो उसको पहले हम ऐसे टन टन बजा करके देखते हैं। ऐसे ही साथियों गवर्नमेंट है, वो भी हमें टन टन बजा करके देख रही है, क्योंकि वो हमें 90,000 रुपए देने वाली है।
कितने हजार रुपए देने वाली है? 90,000 रुपए देने वाली है पर मंथ। ऐसे मैसेज आएगा, टन सैलरी का मैसेज आ गया, ओहो माइंड पूरा फ्रेश हो गया भाई, आ गया रे। अब चलो कुल्लू मनाली चलो, कहीं भी जाओ आप, गोवा जाओ, अच्छी अच्छी वादियों में घूमने के लिए जाओ आप, है ना। तो ये थोड़े से दिन की मेहनत है भाई, ये कर लीजिएगा। किसी ने कहा भी है, क्या कहा है ध्यान से सुनेंगे। किसी ने चंद लाइनें लिखी हैं, ये लाइनें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और हर बैच में मैं हर विद्यार्थी के लिए कहता हूं। ये लाइनें हैं, कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं। क्या भाई? कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं। कश्तियां उन्हीं की डूबती हैं जिनके ईमान डगमगाते हैं, जिनके दिल में नेकी हो, जिनके दिल में नेकी हो, उनके लिए फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं, फरिश्ते भी रास्ता बनाते हैं। बहुत ही अच्छी लाइन लिखी है जिसने भी लिखी है, तो इसको आप अपने जहन में उतार लो। और मित्रों, किसी चीज को मत देखो आप, आपके सामने क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, बस आप तो जैसे आपको जब नींद आती है तो आप नींद की तरफ चले जाते हैं, जब प्यास लगती है तो बोतल की तरफ हाथ जाता है। आपको ध्यान रखना चाहिए, आपको प्यास लगी है पानी पीने के लिए तो आपको पीटीआई बनना है, तो वो प्यास होनी चाहिए ताकि ना आपको भूख लगे ना क्या लगे भाई, प्यास लगे। बस मुझे तो क्या बनना है? पीटीआई बनना है, राइट। तो आप ऐसे डूब जाइएगा इस पीटीआई एग्जाम के लिए कि बस मुझे तो पीटीआई ही बनना है। तो देखो, इस प्लांट का नाम आपको याद रखना है, इस प्लांट का नाम है क्वेरकस सुबेर। क्वेरकस सुबेर नाम है। अब कई सारे विद्यार्थी होंगे, पीटीआई है भाई, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का माइंड फ्रेश करने के लिए कई बार ऐसे वो चेन्नी खैनी जो भी आती है, कुबेर सुबेर जो भी आते हैं वो लगा लेते हैं। तो याद रखिएगा भाई, हम जो खाते हैं ना वो क्या ऐसे कुबेर कुबेर आती है, ये सुबेर याद मत रखिएगा, वो कुबेर याद रख लीजिएगा। निश्चित रूप से आपको ये पॉइंट जो मैंने लिखा है, जिस प्लांट का नाम लिखा है, ये याद रहेगा। तो इस प्लांट की ये छाल थी और इस छाल को जब इन्होंने भाई माइक्रोस्कोप की सहायता से देखा, किसकी सहायता से? माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप क्या है? ये वह है जो नग्न आंखों को हम अपनी नग्न आंखों से उन छोटी छोटी माइक्रो वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं नग्न आंखों से, उनको देखने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। किसका भाई? माइक्रोस्कोप का सहारा लेते हैं। तो भाई इन्होंने इस कोर्क को देखा, किसको देखा भाई? इस कोर्क को देखा। तो इस कोर्क को देखने पर इनको एक मधुमक्खी के छत्ते के समान एक संरचना दिखाई देती है। यह संरचना कैसी है मित्रों? कुछ इस प्रकार की है ना, ऐसी एक संरचना दिखाई देती है और इस संरचना में इनको बहुत सारे ऐसे कोटर ही कोटर दिखाई देते हैं। ऐसे कोटर ही कोटर दिखाई देते हैं, ऐसे गोले से दिखाई देते हैं। समझ पा रहे हैं? ऐसे गोले से दिखाई देते हैं। फिर इन्होंने क्या किया? इसको और अच्छे से देखा, और अच्छे से इन्होंने देखा तो इनको भाई यह कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रहा था। इनको यह संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई दे रही थी। समझिएगा आप, यह संरचना तो इनको दिखाई दे रही थी ना, ये जो आप देख पा रहे हैं ऐसे यहां, ऐसे ये संरचना इनको दिखाई दे रही थी। ये जो है यहां पर, ये क्या है? ये सेल वॉल है। ये क्या है भाई? सेल वॉल है, जिसे आप क्या कहते हैं? सॉरी, आप कहते हैं कोशिका भित्ति। तो इनको ये तो दिखाई दे रहा था, राइट, लेकिन इसके अंदर कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य जो था ये इनको दिखाई नहीं दिया था, ये सिर्फ ऐसे ही दिखाई दे रहे थे। इसलिए ये जो सेल है इसको कहा, बोला कि ये तो क्या है? डेड सेल है। ये तो क्या है? डेड सेल। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि मृत कोशिका की जो खोज करी है वो किसने करी है? तो मृत कोशिका की खोज जो करी है वो किसने करी है? वह करी है साहब रॉबर्ट हुक ने। किसने करी है? रॉबर्ट हुक ने। और ध्यान रखिएगा, ये जो आपको कोटर दिखाई दे रहे हैं,
इन कोटर को इन्होंने नाम दिया है सेलुला। क्या नाम दिया भाई? सेलुला। और माना गया है इस सेलुला से ही सेल वर्ड या शब्द की उत्पत्ति हुई है। ओरिजिन ऑफ सेल वर्ड, सेल शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो किससे हुई है? सेलुला से हुई है। किससे हुई है मित्रों? सेलुला से। और आपको ध्यान रखना है ये सारी बातें जो रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक बुक भी लिखी है। इनकी बुक का नाम है साथियों क्या? ध्यान रखिएगा, इनकी बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया। क्या नाम है भाई? माइक्रोग्राफिया। फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये विद्यार्थियों को देखने को मिला है, तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ये सभी बातें इन्होंने इस माइक्रोग्राफिया पुस्तक में लिखी हैं जो मैंने आपको बोर्ड पे बताई है। राइट। अब यहां से एक छोटा सा क्वेश्चन और आ जाता है कि भाई डेड सेल की जो खोज करी है आंकड़ों के रूप में, हालांकि अभी तक तो पूछा नहीं गया है साइंस में क्या, लेकिन जब हिस्ट्री की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं अपने को आंकड़े याद रख लेने चाहिए साथियों। कब? 1665 में किसकी खोज करी है? मृत कोशिका की खोज करी है। किसमें करी है? कोर्क या छाल में करी है। और ये जो यहां पर होल आपको दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े छिद्र से जो दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये सेलुला है। और इन सेलुला से ही किसकी उत्पत्ति हुई है? सेल की उत्पत्ति हुई है। लेकिन ये सेल कैसी है? ये डेड है। आशा करता हूं यहां तक आपको सभी पॉइंट्स हैं बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। अब विद्यार्थियों के सभी विद्यार्थियों के मनोमस्तिष्क में एक पॉइंट और उठ रहा होगा, सर जब मृत कोशिका की खोज हो गई है तो जीवित कोशिका की भी खोज किसी ने करी होगी। जी हां, बिल्कुल जीवित कोशिका की खोज किसी ने करी है, उनके बारे में भी हम आपको बता देते हैं। चलिएगा, तो अभी तक आपने डेड सेल के बारे में क्या करी है भाई? बात करिए। अभी अपन बात करेंगे लिविंग सेल के बारे में। तो आप लिखेंगे जीवित कोशिका, लिख देता हूं यहां पर जीवित कोशिका या लिविंग सेल। जीवित कोशिका या आप लिखेंगे इसको लिविंग सेल। समझ पा रहे हैं? अब देखिएगा, जीवित कोशिका जो है इसके खोजकर्ता के बारे में बात कर ली जाए, डिस्कवरर के बारे में बात कर ली जाए, तो इसके खोजकर्ता हैं कौन भाई? एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक। एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक है। राइट। अब विद्यार्थी के मनोमस्तिष्क में एक बात और आती है कि सर आंकड़ों के रूप में भी बता दीजिएगा आप, इसने भाई एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने जीवित कोशिका की खोज कब करी है? तो इन्होंने करी है भाई 1674 में, 1674 में इन्होंने जीवित कोशिका की खोज करी है। अब विद्यार्थी के मनोमस्तिष्क में फिर एक पॉइंट उठता है कि सर जीवित कोशिका की खोज इन्होंने किस में करी है? तो आपको बता देता हूं, पौंड वाटर में करी है। किस में करी है भाई? पौंड वाटर में जीवित कोशिका की क्या करी है भाई? खोज करी है। और देखिएगा पौंड वाटर में साथियों इसको देखा गया, हालांकि कई बुक्स में बताया गया है कि पौंड वाटर के अलावा इसको लार में भी देखा गया है, गीली मिट्टी में भी देखा गया है, सीमन में भी देखा गया है ना। ये सभी पॉइंट्स, दांत का जो मैल है, दांत की जो खुरचन है, इसमें भी इसको देखा गया है। कई सारी बुक्स हैं, अलग अलग राइटर्स हैं, अलग अलग थॉट्स लिखे हुए हैं। तो आप अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपको मानना है कि जीवित कोशिका की खोज 1674 में एंटोनी ऑन ल्यूवेनहोक ने सर पौंड वाटर में करी है। राइट। अब आपको यह भी ध्यान रखना है कि सर पौंड वाटर में इस कोशिका को देखा और इसको नाम दिया। क्या नाम दिया बेटा? ध्यान रखिएगा, एनिमलक्यूल नाम दिया है। क्या नाम दिया है? एनिमलक्यूल। लिख देता हूं यहां पर
एनिमल क्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, एक बार पहले एग्जाम में पूछ लिया भी गया है, राइट। एनिमल क्यूल लिखेंगे आप, एनिमल क्यूल नाम दिया है और ये पहला नाम है, लिख देता हूं यहां पर मैं फर्स्ट नेम। ये क्या है भाई? फर्स्ट नेम है, इसको ध्यान रखिएगा। और बाद में यहां पर जो इस एनिमल क्यूल को सेकंड नेम दिया वो क्या दिया भाई? सर बैक्टीरिया नाम दिया। क्या नाम दिया भाई? बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को आप क्या कहते हैं? जीवाणु कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? जीवाणु कहते हैं, राइट। तो कई बार एग्जामिनर ने यह भी पूछा है कि बैक्टीरिया जो है इसके खोजकर्ता कौन है। तो बैक्टीरिया के जो खोजकर्ता हैं वो भी कौन है सर? एंटोनी ऑन लुवेनहोक हैं। कौन है भाई? एंटोनी ऑन लुवेनहोक है। अच्छा भाई, बैक्टीरिया के बारे में आप कुछ चीजें जानते हैं क्या? बिल्कुल सर, हम जानते हैं। क्या क्या जानते हैं देखिएगा, मैं आपको बताता हूं। ये बैक्टीरिया है, राइट। चलो, अच्छा, क्या आपने कभी RH व्हीटेकर का नाम पढ़ा है क्या? बिल्कुल पढ़ा है साहब, राइट। तो RH व्हीटेकर साहब जो हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड जो है, जो टोटल यूनिवर्स है, इसको 5 जगत में बांटने का काम करते हैं, जिसमें सबसे पहले मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी और एनिमेलिया, राइट। ये ध्यान रखना है, हम सब जो आते हैं वो किस में आते हैं? एनिमेलिया में आते हैं। तो ये बैक्टीरिया ये जो है ये कौन से जगत में आता है? तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तो मैं आपको यहां पर यह बताना चाह रहा हूं कि बैक्टीरिया जो है एक कोशिके बोले तो साथियों आप कहेंगे मोनोसेलुलर। क्या कहेंगे? मोनोसेलुलर प्रोकैरियोटिक जीव है। क्या है साथियों? ये प्रोकैरियोटिक जीव है। तो पहला पॉइंट आप लिखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है, राइट। लिखेंगे बैक्टीरिया या जीवाणु एक कोशिकीय, अमीबा, पैरामीशियम ये भी एक कोशिकीय जीव हैं। जीवाणु एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है। अमीबा, सॉरी, यहां पर जो जीवाणु आप देख रहे हैं, जीवाणु या बैक्टीरिया एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक जीव है, राइट। दूसरे नंबर पर यहां पर पूछा जाता है इनके खोजकर्ता। क्या भाई? किसको पूछते हैं? खोजकर्ता। तो अभी आपने लिखा है सर एंटोनी ऑन लुवेनहोक है, राइट। अगली बात जो आपसे करी जाती है वो बात करी जाती है इनके किंगडम की। किंगडम बोले तो सर जगत, इनका जगत है मोनेरा। क्या है भाई? मोनेरा। और जीवाणु नेम गिवन बाई बैक्टीरिया नेम। जीवाणु जो नाम दिया है वो किसने दिया है? एहरेनबर्ग ने दिया है। याद रखिएगा, ये सभी पॉइंट्स आप सिलेक्शन वाले पॉइंट्स लिख रहा हूं मित्रों, ये छोटे छोटे पॉइंट्स है ना। आपको कई बार तो ऐसा होता है कि आप कितनी ही अच्छी बुक लेकर के आ जाए मार्केट से, उनमें भी आपको एक जगह ये लिखे हुए नहीं मिलते हैं, राइट। हम आपके लिए साथियों कई बुक्स पढ़ते हैं, अच्छी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं, इसलिए आपको बता देते हैं। और कुछ पिछले जो एग्जाम्स हैं उनके पेपर्स का अध्ययन करते हैं तो थोड़ा सा पता रहता है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन उठ रहा है वो कहाँ से उठ रहा है और कौन से क्वेश्चन की अगर देखी जाए तो पिछले 2-3 साल से या साल भर से क्वेश्चन नहीं आया है, संभावना बनती है उस क्वेश्चन को भी थोड़ा सा आपके सामने हम बता देते हैं। तो थोड़ा सा विशेष फोकस रखिएगा, कहीं ना कहीं इनके बारे में जरूर जिक्र किया जाता है। अब मैं आपको ये बता देता हूं साथियों, आपका जो सिलेबस है उसमें ह्यूमन पैथोजेंस भी लिखे हुए हैं। ह्यूमन जो यानी मानव जो है, इनके जो रोग हैं ये भी आपको पढ़ने हैं और आपके स्वास्थ्य से संबंधित आपको कई सारी बातें याद रखनी है। जैसे कि आपसे कह दिया जाए कि कोई खिलाड़ी है, मान लीजिएगा कबड्डी का कोई खिलाड़ी है और उसको साथियों एक रोग हो गया है और वो रोग है मान लीजिएगा टीबी बोले तो ट्यूबरकुलोसिस, राइट। और
ट्यूबरकुलोसिस रोग हो गया है तो पूछ लिया जाता है कि ये ट्यूबरकुलोसिस रोग जो है ये बैक्टीरियल है, ये वायरल है, या साथियों ये फंगल बीमारी है, या फिर नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो कई सारी बातें जब मैं आपको डिजीज पढ़ाऊंगा वहां पर भी चर्चा करूंगा। तो देखिएगा, बैक्टीरिया से फैलने वाले रोग हैं, आपने पढ़े होंगे, जैसे कि टिटनेस है, टीबी है, राइट, इनके नाम सुने होंगे आपने। कुष्ठ रोग है जिसे आप डिजीज ऑफ हैंसन भी बोलते हैं। सिफिलिस का नाम आपने सुना होगा, डिप्थीरिया का नाम आपने सुना होगा, मेनिंजाइटिस का नाम आपने सुना होगा, बोटुलिज्म का नाम सुना होगा, निमोनिया का नाम सुना होगा, हैजा का नाम आपने सुना होगा। ये सब कैसी बीमारियां हैं? ये साथियों बैक्टीरिया से होने वाली क्या है, बीमारी है, जिनको आपको याद रखना है। इनके रोग कारक क्या है, इटियोलॉजिकल एजेंट क्या है, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है अगर आपको ये डिजीज होती है, इसमें कौन सा ट्रीटमेंट काम करता है, और सबसे ज्यादा जो ये इसका साथियों स्प्रेड होता है, जो फैलाव होता है वो कैसे होता है, ये तमाम बातें आपको याद रखनी है। ये तो साथियों आप आपका पीटीआई एग्जाम ही नहीं, आप किसी भी एग्जाम को उठा करके देखिएगा, ग्रुप डी से लेकर के आरएस आईएएस तक एग्जाम, उन सभी में जो आपका ह्यूमन पैथोजन जो टॉपिक है, मानव रोग जो टॉपिक है, इससे 100+1% क्वेश्चन आता है। आपको भी निश्चित रूप से यहां से 2 से 3 क्वेश्चंस का सामना करना पड़ेगा। और एज इट इज जो आप अपनी नोटबुक में जो लाइन लिखोगे मेरे द्वारा पढ़ाई हुई, उन्हीं में से आपको क्वेश्चन छपा हुआ मिलेगा। ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, क्योंकि पिछले एग्जाम्स भी ऐसे नहीं गए हैं कि आशीष आर्य सर ने पढ़ाया है और आपको वहां से क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। मैं नहीं बोलता हूं, मेरे बच्चे बोलते हैं, राइट। चलो अब थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स। क्या आपने कोशिका सिद्धांत का नाम सुना है? क्या कोशिका सिद्धांत बोले तो सेल थ्योरी, क्या नाम सुना होगा आपने? सेल थ्योरी नाम सुना होगा। तो यहां पर लिखता हूं मैं कोशिका सिद्धांत, लिखेंगे कोशिका सिद्धांत, या इसको आप कहते हैं सेल थ्योरी। समझ में आया भाई? क्या कहेंगे भाई इसको आप? सेल थ्योरी कहेंगे। कहीं ना कहीं नाम आपने जरूर सुना होगा। अगर आपने कोशिका टॉपिक पढ़ा है तो आपने सेल थ्योरी का नाम जरूर सुना होगा। सेल थ्योरी को आप क्या कहते हैं? कोशिका सिद्धांत कहते हैं। अच्छा भाई देखिएगा, सबसे पहले तो आप ये देखिएगा, ये जो कोशिका सिद्धांत दिया है ये किसने दिया है? कोशिका सिद्धांत जो है किसने दिया है, ये बात आप ध्यान रखें। कोशिका सिद्धांत दिया है स्लीडन एवं स्वान ने दिया है। यहां पर भाई 2 व्यक्तियों के नाम आपके सामने लिखे गए हैं। एक तो आपको लिखा दिखाई दे रहा है स्लीडन, और दूसरे व्यक्ति का नाम आप पढ़ पा रहे हैं स्वान लिखा हुआ है, राइट। एक साहब जो हैं वो प्लांट सेल के बारे में बात करते हैं, और एक साहब जो हैं वो बात करते हैं एनिमल सेल के बारे में। किसके बारे में? एनिमल सेल के बारे में क्या करते हैं भाई? बात करते हैं। विद्यार्थियों, क्या आप जानते हैं कि जंतु और जो पादप होते हैं, क्या इनमें सेल अलग अलग होती हैं क्या? बिल्कुल साहब। जंतुओं में आपको जंतु कोशिका देखने को मिलेंगी और पादपों में पादप कोशिका आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन कोशिकाओं से साथियों एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मैं बता रहा हूं, और कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है बहुत छोटे लेवल पर। आपसे कहा जाता है, कहा यह जाता है कि जो सेल है, सेल बोले तो कोशिका, ये जो कोशिका है ये क्या है, इसको पूछा जाता है। तो देखो भाई यहां पर
सेल, सेल को आप कहते हैं यहां पर कोशिका हिंदी में, और कोशिका जो है आपसे सीधा पूछा जाता है ग्रुप ऑफ सेल, ग्रुप ऑफ सेल। कोशिका जो है इसके समूह को क्या कहेंगे? कोशिका जो है इनके समूह को आप नाम देते हैं मित्रों टिश्यूज नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं भाई? टिश्यूज नाम देते हैं। टिश्यूज को आप प्यार से कहेंगे ऊतक। क्या कहेंगे भाई? ऊतक कहेंगे, राइट। अब ये जो ऊतक टॉपिक है ये भाई हिस्टोलॉजी है ना, ऊतकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। तो आपको यहां पर पादप और जंतु ऊतक के बारे में अध्ययन नहीं करना है। आप पीटीआई वाले जो स्टूडेंट हैं इनको मैं कह रहा हूं आपको पादप और जंतु ऊतक के बारे में यहां पर नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ और सिर्फ जो बातें करनी है, देखिएगा यहां पर जब आप जंतु टॉपिक पढ़ेंगे, जंतु ऊतक टॉपिक पढ़ेंगे, वहां पर कहीं ना कहीं आप इसके प्रकार के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि एक कनेक्टिव टिश्यूज आएगा, संयोजी ऊतक आएगा, और संयोजी ऊतक आते ही एग्जामिनर के दिमाग में एक फेमस क्वेश्चन उठ जाता है ब्लड का। किसका उठ जाता है? ब्लड। ब्लड से क्वेश्चन पूछ लेता है कि व्हाट इज ब्लड? ब्लड क्या है? सर ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है? एक तरल संयोजी ऊतक है जो कि लिक्विड फॉर्म में मिलता है, राइट। अब ब्लड जो है साथियों, इसमें आप जानते हैं कंपोजिशन ऑफ ब्लड पढ़ते हैं, रक्त का संगठन पढ़ते हैं। तो रक्त का संगठन जो है कैसे साथियों, ये प्लाज्मा और किससे हुआ है? कार्पल से हुआ है, कणिकाओं से हुआ है, राइट। प्लाज्मा आप जानते हैं जो टोटल आपका जो ब्लड है उसका 55% भाग प्लाज्मा होता है और 45% भाग जो है वो क्या है? कार्पल्स होती हैं, कणिकाएं होती हैं। प्लाज्मा के बारे में आप अलग से अध्ययन करेंगे, कार्पल्स के बारे में आप अलग से अध्ययन करेंगे। कार्पल्स जो हैं 3 प्रकार की होती हैं साथियों। कौन कौन सी होती हैं? आरबीसी हैं, डब्ल्यूबीसी हैं, प्लेटलेट्स हैं, राइट। इनको बारे में बहुत अच्छे से आपको अध्ययन करना पड़ेगा। इसके बाद में जो डब्ल्यूबीसीज होती हैं इनको भी आपको 5 पार्ट में पढ़ना पड़ेगा, 2 भागों में तोड़ करके। कैसे कि एग्रेनुलोसाइट है कौन सी हैं और ग्रेनुलोसाइट जो हैं वो कौन सी हैं। एग्रेनुलोसाइट में आपको मोनोसाइट और क्या पढ़ना पड़ेगा? लिम्फोसाइट। और ग्रेनुलोसाइट जो होती हैं उनमें आपको इवोसिनोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, विस्तार से अध्ययन करना पड़ेगा आपको। साथियों ब्लड ग्रुप क्या है, आरएच कारक क्या है, राइट, ये सभी तमाम बातें आपको करनी पड़ेंगी। निश्चित रूप से यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आता है, पहले भी यहां से क्वेश्चन आया है, आगे भी आपको क्वेश्चन देखना पड़ेगा यहां से, राइट। तो सेल्स जो हैं, कोशिकाएं जो हैं, इनका ग्रुप जो है वो ऊतक कहलाता है। आगे फिर भाई आपको ध्यान रखना है जो ऊतक होते हैं इनका जो ग्रुप है वो क्या कहलाता है? इनसे बनते हैं भाई ऑर्गन। क्या बनते हैं स्टूडेंट? ऑर्गन। और ऑर्गन को आप क्या कहते हैं? अंग कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? अंग कहते हैं। फिर बात करी जाती है कि सब अंगों के समूह को क्या कहते हैं? सर अंगों के समूह को हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम बोले तो आप कहेंगे सर अंग तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? अंग तंत्र। और फिर आप जानते हैं कि अंग तंत्र जो है, ऑर्गन सिस्टम्स जो हैं, इनका जो समूह होता है इसको आप क्या कहोगे? सर इनका जो समूह है ये हमारी बॉडी जो है, शरीर जो है, इसका क्या करता है भाई? निर्माण करता है। याद रखेंगे, राइट। तो ये एक पूरी प्रोसेस होती है, इसमें कुछ इस प्रकार से इनको पढ़ा जाता है। तो ऑर्गन सिस्टम्स के बारे में आपको साथियों जानकारी होनी चाहिए। ये आपके फिजिकल जो पीटीआई है, फिजिकल टीचर, इंस्ट्रक्टर, जो शारीरिक जो शिक्षक अनुदेशक हैं, इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान रखिएगा। ये भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। और कहीं ना कहीं आपको ब्लड पढ़ना पड़ेगा। ब्लड से निश्चित रूप से आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और ये भी आपको विस्तार से पढ़ना पड़ेगा। तो देखिएगा प्लांट सेल और एनिमल सेल, यानी मैं सजीवों के बारे में क्या कर रहा हूं, आपसे बात कर रहा हूं। तो आप कह सकते हैं कोशिका सिद्धांत जो है, स्लीडन एवं स्वान साहब ने एक कथन दिया है, एक स्टेटमेंट दिया है। ये स्टेटमेंट क्या दिया है इन्होंने, ध्यान रखिएगा। इन्होंने कहा कि सभी सजीव जो हैं
ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनका जो शरीर है ये कोशिकाओं से, सेल्स से मिलकर के बना होता है और इन कोशिकाओं में प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है, रिप्रोडक्शन करने की क्षमता पाई जाती है। तो आप लिख सकते हैं सभी सजीवों का शरीर, इनका कथन है ये, सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। सभी सजीवों का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें प्रजनन या आप कहेंगे रिप्रोडक्शन, प्रजनन या रिप्रोडक्शन करने की क्षमता, प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। प्रजनन करने की क्षमता पाई जाती है। इन्होंने साथ में एक बात और भी कही है, ये और भी इंपॉर्टेंट बात है। क्या? कोशिका सभी सजीवों की आनुवंशिक इकाई है। इन्होंने कहा है कोशिका सजीवों की संरचनात्मक, कुछ ऐसे लिख सकते हैं आप, है ना, संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ये बात भाई इन्होंने कही है। किसने कही है मित्रों? ध्यान रखिएगा, यहां पर स्लीडन एवं स्वान साहब ने कही है। किसने कही है? स्लीडन एवं स्वान साहब ने कही है। यह बात आपको विशेष रूप से, यह बात आपको यहां पर याद रखनी है, राइट। इसके बाद में साथियों, यहां पर जो कोशिका सिद्धांत है, इसका समर्थन हम आगे पढ़ेंगे। इसका जो समर्थन किया है, समर्थन वो आपसे पूछेगा किसने किया है। तो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है भाई? रुडोल्फ विर्चो नाम है। इसको ध्यान रखेंगे, रुडोल्फ विर्चो, राइट। ये रुडोल्फ विर्चो साहब जो है, इन्होंने इस कोशिका सिद्धांत का क्या किया है? समर्थन। कैसे? कि हाँ भाई, सभी सजीवों का जो शरीर है वो कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। लेकिन इन्होंने अपने सामान्य जीवन में साथियों एक स्टेटमेंट भी दिया है। इनका स्टेटमेंट बड़ा खतरनाक है। स्टेटमेंट क्या है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ये इनका स्टेटमेंट है। ये बहुत खतरनाक है और सीधा एग्जाम में आपको छपा हुआ मिलता है, जिसका अर्थ भी आप जानते होंगे कि सभी नई कोशिकाओं की जो उत्पत्ति होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, पुरानी कोशिकाओं से होती है। तो इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बचता है। आगे साथियों मैं आपसे बात करूंगा कार्नेगेली साहब की भी। कार्नेगेली ये कहते हैं कि नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं के विभाजन से होती है, जबकि ये कहते हैं रुडोल्फ विर्चो की नई कोशिकाओं की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है। थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आपके क्वेश्चन को गलत करवा देता है। तो मित्रों देखिएगा, आज की क्लास में आपने जो अध्ययन किया है इसका एक बार थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको कि आपने क्या क्या बातें करी।
कोशिका आपने पढ़ा, सबसे पहले जिस कोशिका के बारे में हम जानते नहीं थे, जिस कोशिका को हम देख नहीं सकते थे, उससे साथियों आप जानते हैं कि छोटे बच्चे का निर्माण किस प्रकार से हुआ है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई हैं। इसके बाद में आपको कोशिका के बारे में कुछ छोटी छोटी बातें जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में भी मैंने बताया है। और फिर आपको मैंने थोड़ा सा हिस्ट्री ऑफ सेल, कोशिका का इतिहास जो है किस प्रकार से है, ये भी मैंने आपको बताया है। याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन फंसता है। फिर विद्यार्थियों के जहन में आने वाले क्वेश्चन का मैंने सम्मान किया है कि सरजीवित कोशिका जो है, इसके खोजकर्ता कौन है, कब करी है, किसमें करी है, क्या क्या फंडा है, ये सभी बातें मैंने करी है। जीवाणु के बारे में आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं जो एग्जाम में पहले आई हुई हैं। इसके बाद में आपको मैंने कोशिका सिद्धांत के बारे में समझाया है, स्टेटमेंट क्या है, स्लीडन साहब क्या हैं, स्वान साहब क्या हैं। उसके बाद में साथियों ये कोशिका, उत्तक अंग, अंग तंत्र, शरीर वगैरह जो इनके बारे में सभी बातें मैं आपसे कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर जो कोशिका सिद्धांत है, इसका समर्थन भी किसी ने किया है, रुडोल्फ विर्चो साहब ने किया है। और इन्होंने अपने सामान्य जीवन में एक स्टेटमेंट दिया है जिसका नाम है यहाँ पर ओमनिस सेलुला ई सेलुला, अर्थात नई कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, पुरानी कोशिकाओं से होती है। आपको यहाँ तक जो मैंने बातें बताई हैं सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई हैं। विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये सभी बातें आप अपने जीवन में उतारेंगे और आपकी जो कमी होगी उसको निश्चित रूप से आप आशीष सर के साथ में मिलकर के साथियों दूर करेंगे। और देखिएगा, ये आपको यहाँ पर एक हंसता हुआ इमोजी मैंने दिया है, ये इसीलिए कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा क्लास में पढ़ करके। मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद में इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। एक बार पुनः सभी विद्यार्थियों का आभार, अभिनंदन, आप क्लास में बने रहे हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।